स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। इसमें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें लगभग 24 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो प्लेलिस्ट हैं चाहे वो प्राचीन भारत की हो, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत की, तो तीनों प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूँ, जहाँ से आपको आसानी से वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप उसको देखिएगा, क्रम से देखिए। मैंने कोशिश की है कि पूरी जो बुक है, जो उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बिना बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट किए एक सीरियल वाइज बहुत अच्छे से आपको समराइज़ किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। कैसे जब वो भारत में विजय कर लेते हैं तो उनका विस्तार कैसे होता है, इसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट आता है। क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया, कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की, वेलिजली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शक्ल प्रदान करी। तो इससे पता चलता है कि इनमें अगर प्रमुख देखें तो लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलिजली, डलहौजी ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए। इन्होंने भारत में अपना विस्तार करने के लिए 3 प्रमुख नीतियाँ अपनाई। एक थी लॉर्ड क्लाइव की द्वैत शासन की नीति, दूसरी थी वेलिजली की सहायक संधि की नीति और तीसरी थी लॉर्ड डलहौजी की व्युत्पत्ति सिद्धांत की नीति। तो इन तीनों नीतियों को यहाँ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे इन्होंने अपना भारत में विस्तार किया। लॉर्ड क्लाइव का द्वैत शासन देखें तो जब बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इनको दीवानी प्राप्त हो जाती है। तो जब बाद में नजमुद्दौला आते हैं, मीर जाफ़र के बाद उनके पुत्र, तो नजमुद्दौला से इसी शर्त पर ही उनको सत्ता दी जाती है कि वहाँ दीवानी और निजामत के लिए वो अंग्रेज़ों को अधिकार देंगे। तो यहाँ थोड़ा समझना होगा कि ये दीवानी या निजामत सूबेदारी है क्या, क्यों इसको मिलने से अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो अगर दीवानी से समझेंगे क्योंकि इनको दीवानी और सूबेदारी दोनों मिल गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। तो दीवानी का मतलब क्या था? दीवानी से अभिप्राय ये है कि भूमिकर वसूल करना, भूमिकर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना। तो यानी कि भूमि से संबंधित जो प्रमुख अधिकार था वो इनको मिल गया था, जहाँ से पैसा आता, यानी कि भूमिकर भी और जो उनके मुकदमे थे उनसे, तो दोनों में पैसा था। जो सूबेदारी के इनको अधिकार मिले थे या निजामत जिसको कहते हैं, उसका अभिप्राय ये था कि आंतरिक सुरक्षा, शांति एवं सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना। तो मतलब सिक्योरिटी का भी पूरा इनको मिल जाता है अपनी सेना के भी पर्पज़ से। तो जब किसी क्षेत्र में कहीं की दीवानी मिल जाएगी, कहीं की सूबेदारी मिल जाएगी, तो एक सत्ता का जो चाहता है उसको इससे अधिक क्या चाहिए। अब इसमें उनको कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं मिलता है, केवल मिलता है तो इनकम और अपना शासन बनाए रखने के लिए एक फौज। तो दोनों इनको मिल जाता है। इसी के तहत वो बंगाल में रजा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवानी कार्य के लिए दीवान नियुक्त करते हैं। तो देखेंगे कि कंपनी दीवानी और निजामत कार्यों के निष्पादन के लिए भारतीय अधिकारियों के माध्यम से ही कार्य करती है, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पास इतने अभी कर्मचारी नहीं हैं कि हम पूरे भारत पर अपना प्रशासन चला पाएँ। तो ऐसे में होता क्या है कि इस समय दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलने लगी। एक तरफ आपने देखा कि जो अधिकार था, यानी कि भूमिकर को कलेक्ट करना, भूमिकर संबंधी और जो भी सैन्य अधिकार थे वो आ गए अंग्रेज़ों के पास और उत्तरदायित्व तो चला गया नवाब के पास। तो ये दोनों अलग हो गए, द्वैध हो गए ना। इसी को बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को ही द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। इसको स्थापित करने के कारण क्या थे? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि यदि सत्ता सीधे ही हाथ में आ जाती कंपनी के, तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के सामने आ जाता, तो स्थानीय विद्रोह भी भड़कता। ये बात यहाँ उनको बहुत अच्छे से पता थी और वो ये भी जानते थे कि उनके पास इतना संख्या बल नहीं था कि वो कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था भी संभाल सकें। और ध्यान रखिए, जब प्रशासन हाथ में आता है ना, तो प्रशासन के साथ साथ ही आता है खर्च, और जब वो खर्च आएगा तो फिर इनका जो आर्थिक लाभ है वो तो कम हो जाएगा। तो आर्थिक लाभ की आकांक्षा जो उनकी थी ना, उनको लग रहा था कि उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कहीं कमी ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने इससे अपने आप को किनारे रखा और द्वैत शासन को उन्होंने लागू किया। अब इस द्वैत शासन से कंपनी को लाभ क्या होता है? तो एक तो ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा मिल गई, बाहरी जो संघर्ष था उनसे उनको बचाव मिल गया, आर्थिक लाभ मैंने आपको बताया ही। लेकिन बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखिए। बंगाल पर प्रभाव ये पड़ता है क्योंकि उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, ऐसा वातावरण बन गया
कि द्वैत शासन में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की समस्त भूमि कर नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूल कर कंपनी के कोष में जमा किया जाने लगा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी। तो क्या होता था कि जब कंपनी पर प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, शासन प्रबंध नवाब के अधिकारी ही करते थे, लेकिन इन व्यवस्थाओं के लिए उनके पास धन नहीं था, तो धन के लिए वो इन्हीं पर आ गए, निर्भर हो गए। तो जब ये धन देंगे तभी वो काम करेंगे, और इनको तो भारत से कोई लेना देना था नहीं। तो इनका मतलब था कि जितना दीवानी से पैसा मिले वो पैसा लो, उससे यहाँ पर सामान खरीदो, कच्चा माल, और वो फ़ायदा निर्यात करके ब्रिटेन में वापस कमाओ। यानी कि भारत का ही पैसा लगा करके और कमा रहे थे, वो भी जो लाभ था वो भी ब्रिटेन जा रहा था। तो इस तरह देखें तो बंगाल का राजकोष और सेना जो है कंपनी के अधिकार में आ गई। तो पूरा रणनीतिक फायदा उठाया, शोषण को प्रशासन और अराजकता का माहौल हो गया पूरे बंगाल में इस द्वैत शासन में। कृषि का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, राजस्व वसूली के लिए उन्होंने उनको चुना जो अधिकाधिक बोली लगाए। भाई उनको तो फायदा चाहिए था, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ठेके पर दिया जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा सके। तो ठेके लगाने वाला भी बोली लगाएगा तो अपनी जेब से तो देगा नहीं। उसने कर भार में वृद्धि कर दिया और वसूली भी बड़ी कठोरतापूर्वक किया। तो कृषकों का शोषण आ गया। रही सही कसर अकाल ने पूरी कर दी। तो कटियर के समय में 1770 में अकाल पड़ गया। तो व्यापक जनमाल की व्यापक हानि हुई। तो द्वैत शासन का काल बंगाल के लिए महाकाल बन गया। अब उद्योग धंधों का पतन भी हो जाता है। जब स्थितियां ऐसी होंगी, करमुक्त व्यापार व्यवस्था में अंग्रेजों को तो फायदा होगा, तो कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया। बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को तो समर्थन दिया गया, लेकिन बुनकरों को कम दाम पर कंपनी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पर था। यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो कथन है इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द्वैत शासन की आलोचना करते हुए एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं पर्सिवल स्पीयर। उन्होंने इस द्वैत शासन के दौरान जो लूट हुई ना, इसको उन्होंने नाम दिया खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग। तो ये पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी गया है कि ये कथन किसका है। द्वैत शासन के दौरान हुई जो के काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग किसने बताया? तो पर्सिवल स्पीयर ने। यहाँ तक कि 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं तो उन्होंने देखा कि द्वैत शासन ने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है प्रशासन की, तो उन्होंने द्वैत शासन को समाप्त करने की घोषणा कर दी और अब वो पूरी तरीके से एक विजयी राज्य की तरह इस पर राज्य करेंगे। ये तो रहा हमारी जिनकी पहली नीति थी, क्लाइव का द्वैत शासन। दूसरी नीति क्या थी? सहायक संधि। तो सहायक संधि कौन लेके आया? 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं भारत के गवर्नर जनरल बन करके। जब ये आते हैं तो इन्होंने सहायक नीति का संधि का अनुसरण किया। ये सहायक संधि क्या था इसको अभी समझेंगे, लेकिन थोड़ा इसका इतिहास समझते हैं। जो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग है ना, वो फ्रांसीसियों ने किया। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों की सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी। लेकिन अगर इसका व्यवहारिक रूप देखें तो वेलेस्ली ने ही दिया। तो शुरुआत उन्होंने किया और उसका लाभ उठाया वेलेस्ली ने। होता क्या है कि इसकी वास्तविक शुरुआत होती है 1798 में। हालांकि आप देखेंगे 1765 में जब अवध के नवाब से संधि हुई थी तो उनकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया था। तो 1765 में होती है शुरुआत, लेकिन वास्तविक शुरुआत इसका माना जाता है 1798 से। कब? जब हैदराबाद के निजाम सहायक संधि स्वीकार करते हैं। तो एक क्रम पूछा जाता है, वो कौन कौन से राज्य हैं कब कब जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। तो इनका एक क्रम है, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला एरिया, इसको स्क्रीनशॉट में लेके रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, इसका एक क्रम बना के रखिएगा। तो हैदराबाद है 1798 में, मैसूर ने स्वीकार करी 1799 में, तंजौर 1799 अक्टूबर में, और अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर और जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर इसके बाद भी इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। जिस सहायक संधि की हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, क्या था इस सहायक संधि में, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो देशी रियासत सहायक संधि स्वीकार करती थी उसको कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देना होता था। यानी कि अंग्रेज जब तक कहेंगे नहीं, अंग्रेज़ों के जो भी दुश्मन होंगे यानी कि फ्रांसीसी, उनको वो शरण नहीं दे सकते। या फिर कोई शत्रु राज्य हो गया, उनको भी शरण नहीं दे सकते। तो कितना स्मार्टली अंग्रेज़ों ने अपने दुश्मनों को बाहर कर दिया भारत से। और क्या थी सहायक संधि में बातें? किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकते जब तक कंपनी अनुमति ना दे।
तो कंपनी की अनुमति होगी तभी ये युद्ध संधि या मैत्री यानी कि इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी उनके हाथ चले गए। देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहाँ अपनी सेना रखेगी और इतना ही नहीं, उस सेना का जो खर्च आएगा वो रियासत ही उठाएगी। तो मतलब सेना भी उन्हीं की होगी, उसका खर्च भी देसी रियासत वाले उठाएंगे और वो पता नहीं उनकी रक्षा करेंगे कि बाद में उनकी रक्षा करते करते खुद ही ले लेंगे। होता भी यही है। और इसके अलावा ये होता था कि राज्य का कुछ इलाका जो है वो सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा, तो कुछ इलाका भी इसके लिए मिल जाएगा। सहायक संधि में देखेंगे तो इसके लिए दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की भी व्यवस्था की गई और उन्होंने आश्वासन दिया था सहायक संधि के तहत कि भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है इस लाइन का तो हर राज्य के साथ उल्लंघन किया गया, क्योंकि हस्तक्षेप नहीं होगा तो काम कैसे होगा। कंपनी राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी, यही उनको अंत में लोक लुभावन सांत्वना दी जाती थी। तो यही थी सहायक संधि। और ये सहायक संधि वास्तव में होती क्या है? दो राज्यों की संकट काल में एक दूसरे की सहायता करने की संधि। लेकिन जो इस समय हो रहा था वो इन पर सहायक संधि थोपी जा रही थी, ना कि एक दूसरे के साथ सहायक संधि करने आ रहे थे। तो इससे कंपनी को लाभ क्या हुआ? अब इतना लाभ तो आपने पहले ही देख लिया जो आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत से पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि अब कोई देसी रियासत की हिम्मत नहीं थी कि उनसे वो समझौता करे, क्योंकि उन्होंने सहायक संधि स्वीकार करी है जिन्होंने, वो तो नहीं ये करेंगे। तो प्रभुत्व इनका भारत में स्थापित हो गया कंपनी का। भारतीय राज्य के खर्चे पे उनको विशाल सेना भी उनकी प्राप्ति हो गई। नहीं तो इतनी बड़ी सेना लेके आते, उनको खिलाते पिलाते कहाँ से पेमेंट देते? तो यहाँ के शासक दे रहे थे। अब इनकी अनुमति के बिना भारत राज्य कोई संघ नहीं बना सकते थे, चूँकि पहले ही उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और जो थोड़े स्थल इनको मिलने थे तो सामरिक महत्व के स्थानों पर इनका नियंत्रण भी हो गया। तो लाभ की तो मत पूछिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भारतीय राजाओं में जब भी विवाद होते तो माई लॉर्ड ये बन जाते, मध्यस्थ बन जाते, कि एक दूसरे अपनी लड़ाई इनके पास सुलझाने चले आते और ये बंदर बांट करके दोनों को खा जाते। तो कंपनी, और दूसरा एक इन्होंने इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इनको फ़ायदा मिला कि कंपनी के विरुद्ध जो बढ़ती शत्रुता की भावना थी ना, उसको नियंत्रित करने में इनको अभूतपूर्व सफलता मिली। अगर ये डायरेक्टली कब्जा करते किसी राज्य पे तो वहाँ की जनता भड़कती और भी देश इन पे अटैक करते। लेकिन हुआ क्या, ये सहायक संधि के जरिए हर राज्य तक पहुँच गए और जो शत्रुता की भावना इनके खिलाफ आती वो उसको नियंत्रित करने में इनको सफलता मिल गई। तो सहायक संधि के लाभ तो कंपनी को बहुत मिले। इन्होंने पूरे भारत में सहायक संधि के जरिए अपने पांव जमा लिए। अगर टॉमस मुनरो के शब्दों में कहें तो देसी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। तो बिल्कुल सही उन्होंने कटाक्ष किया कि केवल सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब जो रियासत के शासक थे वो नाम मात्र के शासक बनकर रह गए, क्योंकि उनकी सार्वभौमिक शक्ति समाप्त हो गई, जल्दी ही दिवालिया हो गए। सहायक संधि के जरिए उनसे धन की निरंतर मांग की गई, अत्यधिक उनका कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया, जो उनके यहाँ सेना रखी थी उस पर अत्यधिक व्यय होने लगा। तो क्या हुआ कि जो संरक्षित राज्यों के सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए। अब भाई उनको खुद ही सैनिक सुरक्षा के लिए मिल गई तो वो बेरोजगार हो गए। अब जो संबंधित राज्य थे वो ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। तो इस तरीके देखेंगे कि सहायक संधि के जरिए उन्होंने धीरे धीरे, एक तरीके का कहें तो एक मीठा विष था और उसने देसी रियासतों को समाप्ति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी में एक फैक्ट ये आता है कि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी। अब जो इनकी तीसरी नीति थी भारत में ब्रिटिश शक्ति विस्तार की, वो थी लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं। क्या थी ये? तो आप 1848 से 1856 के काल को अगर पढ़ें तो ब्रिटिश भारत के काल में ये बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। वो इतना सक्रिय शासक था कि उसको लगा कि अब कूटनीतियों के बजाय, अब जितना सहायक बन के बजाय अब सीधे साम्राज्य का विस्तार किया जाए। अब जो राज्य कमज़ोर हो गए हैं उन पर सीधे सीधे कब्जा किया जाए। हड़प नीति का इसने क्या किया, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत लागू किया। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, जो सुरक्षा प्राप्त राज्य थे, ये जितने भी यहाँ देसी रियासतें थीं, तो वहाँ के शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के अगर मर जाएं तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा।
यहाँ ध्यान रहे कि राज्य कैसा होना चाहिए, सुरक्षा प्राप्त राज्य होना चाहिए। तो इसमें 3 कैटेगरी में उन्होंने राज्यों को बांट रखा था इसके तहत। वो 3 श्रेणियाँ क्या थीं? पहली श्रेणी में वो थे जिन पर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, कि चाहे वो गोद लें चाहे ना लें, उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कौन थी वो रियासतें? जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रहीं, ना ही वे कर देती थीं। तो ऐसी रियासतों पर गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो प्रथम श्रेणी वाले तो कोई बात नहीं, जो द्वितीय श्रेणी के थे ना, उनको गोद लेने के पहले सरकार से सहमति प्राप्त करना आवश्यक था। ये कौन थी रियासतें? तो जो मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन थीं या उन्हें कर देती थीं, लेकिन अब वो अंग्रेज़ों की अधीनस्थ थीं, तो उनको यदि गोद लेना है तो वो कंपनी से पहले सहमति प्राप्त करें, अन्यथा अमान्य होगा। तृतीय श्रेणी के जो राज्य थे उनके गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी थी। कौन थे ये? तो जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था। अगर ऐसे राज्य हैं तो वो तृतीय श्रेणी में रखे गए, और ऐसे राज्य के शासकों के उत्तराधिकारी को गोद लेने में पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। तो ऐसा नहीं है कि सब पर उन्होंने पाबंदी लगाई, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो प्रथम श्रेणी वाले हैं, यानी कि जो सुरक्षा प्राप्त राज्य नहीं थे, उन पर उन्होंने रोक नहीं लगाई थी। ठीक, तो ये हड़प नीति की थी नीतियाँ। अब क्रियान्वयन कैसे किया, तो इसका क्रम पूछा जाता है। सतारा देखेंगे तो 1848 में, जैतपुर और संबलपुर देखेंगे तो 1849 में। तो अब इसके बाद और इसी क्रम में आगे देखेंगे तो बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में इसका विलय कर लिया गया। तो हड़प नीति के तहत इन्होंने काफ़ी क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, सीधे उनके राज्य पर ही अपना अधिकार कर लिया। लेकिन डलहौजी की खास बात ये थी कि डलहौजी ने जिस प्रकार से कब्जा किया देशों में, तो वहाँ की प्रजा में असंतोष की भावना भर गई, क्योंकि जनता जो थी वो अपने शासक के साथ रहना पसंद कर रही थी। इस प्रकार इनका कब्जा करना उसको नहीं भाया, और देखेंगे कि जो जनता का गुस्सा है वो 1857 के विद्रोह में फूट पड़ता है, और बाद में 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति को अपनाया। तो देसी रियासतों के प्रति जो ब्रिटिश नीति थी उसको देखते हैं किस प्रकार से आगे चल के जो नीति आती है, क्या शुरू से क्या नीति रही देसी रियासतों के प्रति, उसको देखेंगे। तो 3 नीतियाँ तो इन्होंने विस्तार के लिए बनाई। अब जो देसी रियासतों के प्रति पूरे ब्रिटेन की नीति थी वो क्या थी, तो इसको देखते हैं। एक थे विलियम ली वार्नर। विलियम ली वार्नर की किताब है द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन सी? द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। तो थोड़ा इनका कार्यकाल का ध्यान रखेंगे। एक थी रिंग ऑफ फेंस की नीति, घेरे की नीति। तो इसका कार्यकाल है 1765 से 1813। 1765 क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप देखेंगे 1765 का जो हुई थी इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में होता है। इलाहाबाद की संधि के बाद ही इनके पांव जमने शुरू होते हैं। और 1813 में क्या होता है, तो एक चार्टर आता है जहाँ पर इनका जो व्यापारिक एकाधिकार होता है वो समाप्त हो जाता है कंपनी का। तो दोनों ये लैंडमार्क ईयर हैं। तो 1765 से 1813 के समय क्या कहलाता है, घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस। इस समय कंपनी का उद्देश्य क्या था, अपने जीते हुए प्रदेशों के पास एक बफर स्टेट की स्थापना करना। बफर स्टेट का मतलब होता है ना कि 2 दुश्मन राज्यों के बीच में एक राज्य ऐसा रख दीजिए कि अगर उस पर पहला आक्रमण हो तो पहले उस पर हो जाए। तो उदाहरण स्वरूप ये था कि बंगाल को सुरक्षित करने के लिए अवध के साथ में संधि किया और उसको एक बफर स्टेट बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मराठा आक्रमण का खतरा था। अब मराठा आक्रमण करेंगे तो पहले अवध पर करेंगे, ना कि सीधे बंगाल पर करेंगे, तो उसको बफर स्टेट बनाया। तो इन्होंने क्या किया, इसीलिए इसका नाम दिया गया ना घेरे की नीति, कि अपने चारों तरफ एक ऐसा रिंग ऑफ फेंस, एक ऐसी चहारदीवारी बना दो, यानी कि ऐसे बफर स्टेट चारों तरफ बना दो कि हमको तैयारी करने का मौका मिल जाए उनसे लड़ने के लिए। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के समय लाया गया। तो फिर आप देखेंगे जो 1813 से 1858 का टाइम पीरियड है, इसमें अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई गई। इसका मतलब क्या था कि जितने अधीनस्थ राज्य हैं ना वो संघ न बना पाएँ, उनके सबके साथ अलग अलग संधियाँ की जाए, उनको अलग अलग रखा जाए, पृथक्करण उनका किया जाए। तो ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, जिसके लिए राज्यों को अधीन बनाए जाने व उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता थी। तो राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर अन्य राज्यों के उनके संबंध विच्छेद कर देने का तत्व इसमें प्रमुख था। मराठों के साथ अलग अलग संधियाँ की गईं, राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कुप्रशासन के आरोप में भी राज्यों को मिलाया गया, और डलहौजी के काल में साम्राज्य विस्तार पूरे भारतीय महाद्वीप पर हुआ, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि बद्धक का सिद्धांत प्रमुख रहा।
इसके बाद देखेंगे तो अधीनस्थ संघ की नीति आती है 1858 से 1935। तो अभी हमने चर्चा करी ना, जो हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, उसके बाद 1857 में विद्रोह हो जाता है। तो जब ब्रिटिश सत्ता हमारे ऊपर आ जाती है 1858 के चार्टर के जरिए, तो अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई जाती है। इसमें क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को एहसास हो गया कि विद्रोह विलय और रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था। तो एक ऐसी नीति बनाई गई जिससे भारतीय रियासतों को अलग न रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। तो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, विलय की नीति का त्याग कर दिया और कहा कि अब ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। देसी नरेशों को गोद लेने का अधिकार भी लौटा दिया गया और राज्यों का विलय न करने का फैसला किया गया। तो आप देखेंगे कि 1876 में देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दे दिया गया और लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। तो भारतीय रियासतें जो थी वो अंग्रेजों के अधीन हो गई। तो अधीनस्थता के साथ राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई, जैसे रेलवे, डाक तार, सड़कें, प्रेस, शिक्षा व्यवस्था वगैरह राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह स्थापित हो गई और भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गई। तो कितना स्मार्टली उन्होंने भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। अब 1935 से लेकर 1947 तक समान संघ की नीति अपनाते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद जो था परिपक्व हो चुका था, बहुत आंदोलन हो चुके थे। तो संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, इसमें संवैधानिक सुधारों की बात की गई और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। तो इनका कार्यकाल थोड़ा सा याद रखिएगा, कब कब इनका कार्यकाल है, इनके दौरान क्या बातें होती हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, इसको देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो मैं बिना ऑप्शन पढ़े सीधे आंसर पे आता हूँ। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो डायरकी मैंने आपको बहुत अच्छे से भी समझाया, द्वैत शासन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मुझे लगता है अब कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो देखिए इसमें कई बातें हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो बिल्कुल ये उनका लक्ष्य ही था। दूसरा है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तो उस समय नेपोलियन का जो विस्तार हो रहा था, ऐसे में उससे भी सुरक्षित रखने के लिए कार्य किया गया। तीसरा था कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, तो नियत आय के लिए उन्होंने अस्थायी व्यवस्था जो भू राजस्व नीति में देखेंगे तो वो लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये इसका उत्तर जो है यहाँ पर सही नहीं होगा, तो सी ही आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, तो ये भी था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे? तो अभी हमने इसको डिस्कस ही कर लिया कि हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो सबसे पहले इसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और इनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करिए। तो सहायक संधि का इसमें क्रम बताना है। तो देखिए इसमें देखते चलते हैं, हैदराबाद का कब हुआ? 1798 में, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ तो आप इसको याद रखेंगे। हैदराबाद का 1798 में। मैसूर का कब हुआ? 1799 में, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1798 के बाद 1799। उसके बाद देखेंगे तो अवध का 1801 में, तो 1801 में हो गया। और उसके बाद आता है आपका सिंधिया का, तो सिंधिया का 1804 में। तो ये आपका क्रम है। अब आपको क्रम लगाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? हैदराबाद 1798, फिर मैसूर है, फिर अवध है, उसके बाद सिंधिया है। तो क्रम से 1 2 3 4 हैं और आपका जो विकल्प हो जाएगा वो पहला हो जाएगा ए। तो ये आपका इस तरीके से, मैंने कहा था क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते आए हैं और गलत भी कराते हैं। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फेंस नीति इनमें से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले जो रिंग ऑफ फेंस की नीति अपनाई थी वो वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाई थी, जिससे कि जो उनके राज्य के चारों तरफ बफर स्टेट बन जाए, जिससे उनको सुरक्षा मिल सके। तो मैंने कोशिश की एक बड़े चैप्टर को आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की, उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके साथ डिस्कस करने को। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगला चैप्टर है उसके साथ। अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने जो चरण हैं उपनिवेशवाद के उनको देखेंगे और जो भू राजस्व व्यवस्था में चेंजेस आए हैं उनको भी पढ़ेंगे। भारतीय उद्योगों के बारे में क्या चेंजेस आए, कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे होता है, तो वो सब कुछ उसमें पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।